Hello dear students. Today's lecture is for class 12th. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ दोज एसटीडीज़ भी हमने पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हमने बैक्टीरियल डिजीज़ जो थी, बैक्टीरियल एसटीडीज़, उसको कंप्लीट किया हुआ है। हमने वहाँ पे क्लेमाइडोसिस को पढ़ा, हमने सिफिलिस को पढ़ा या सिफिलिस को पढ़ा, हमने गोनोरिया को पढ़ा। तो आज का टॉपिक जो होगा दैट विल बी, शाबाश, वायरल एसटीडीज़। वायरल एसटीडीज़ आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दैट आर काज्ड बाय वायरसेस। बेटा वायरल एसटीडीज़, इसमें मैंने आपको बोला था कितने सारे डिजीज़ आती है। बेटा इसमें फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है। सबसे पहले जो इसमें डिजीज़ मैंने बोला था दैट वाज हेपेटाइटिस बी। अगर आपको वो पहला लेक्चर याद है जिस दिन हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बेटा, उस दिन मैंने हेपेटाइटिस बी के बारे में बोला था। दो वी कंसिडर दिस एज वाटर बॉर्न डिजीज, बट समटाइम्स दिस हेपेटाइटिस बी वायरस इट फाइंड्स द वे इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू सेक्सुअल मीन्स। ठीक है बेटा, थ्रू सेक्सुअल रूट। तो देन दैट टाइम दैट हेपेटाइटिस बी is categorized as STD, sexually transmitted disease। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी डिजीज जो है, जो आपको दो जगहों पे यहाँ पे भी पढ़नी है, और जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है उसमें आपको डिजीज में एड्स पढ़नी होती है। वो यहाँ भी आती है, वहाँ भी आती है, तो वो कॉमन ही पढ़ते हैं हम। एड्स सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा। उसके बाद जो आती है इसमें डिजीज, मैंने कहा था उसको कहते हैं जेनिटल वाट डिजीज बेटा, WARTS। ये क्लासिफिकेशन अपने नोट की होगी। और एक डिजीज है उसको हर्पीज डिजीज कहते हैं बेटा, हर्पीज डिजीज। ये वायरल डिजीज है जो आपको पढ़नी है एसटीडीज में बेटा। लेकिन इसमें जो चैलेंजिंग है बेटा, इसमें जो अक्सर बेशतर जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये वाली डिजीज है, क्योंकि आपको दो जगहों पे पढ़नी है। और ये चैलेंजिंग इसलिए बिकॉज ये हेल्थ जो सेक्टर है पूरी वर्ल्ड का, इंटरनेशनल हेल्थ सेक्टर है, उसके लिए एक चैलेंज है बेटा। ऑफ लेट जो है इस पे बहुत सारा एक चैलेंज था दुनिया के लिए ये, क्योंकि इससे जितने भी डेथ्स होते हैं ना, वो मोर देन दिस कोविड जो चल रहा है पेंडेमिक, उससे भी ज़्यादा डेथ्स इससे होती है और हो चुकी है। बट ये बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो स्टेप्स थे, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, तो उस सेक्स एजुकेशन की वजह से ये हेल्थ सेक्टर में जितने भी चीज़ें, जितने भी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स की हुई है, स्कीम्स की हुई है, तो लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच गई है बाय वन वे और अदर वे। तो थोड़ा सा इसमें डिप आ गया है, लेकिन ये जो है कंटिन्यूसली वर्ल्ड को हिट करती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस ऑल द कंट्रीज। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये जो डिजीज़ है, ये भी डिजीज़ टफ तो है, ये भी इनकी भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अच्छी खासी होती है, बट एक चीज़ है इनकी बेटा, ये ज़्यादा डिजीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी एड्स है। ठीक है बेटा, तो हम पहले एड्स ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि एड्स आपके दो जगहों पे आ जाता है। वो एसटीडी में भी डिस्कस होती है बेटा, वो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी डिस्कस की जाती है। ठीक है बेटा, तो पहले हम इन चार डिजीज़ में से पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद इनको पढ़ते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। तो बेटा सबसे पहले जो आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ एड्स। वायरल एसटीडीज में जो आज का टॉपिक है बेटा दैट इज एड्स। एड्स अगर मैं आपको बताऊं बेटा, इसकी फुल फॉर्म से ही हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एड्स जो है ये हम 4 लेक्चर भी इस पे लग सकते हैं, 4 लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। आपको पता है ये तो जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तो निकल ही जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें टच करने की। ये जो एड्स है बेटा, इस एड्स की फुल फॉर्म सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है। इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बेटा, ये सबको पता है। मैं क्यों लिख रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जो इम्यूनोडेफिशिएंसी यहाँ पे बेटा है, इस पे फोकस करेंगे पहले। इस इम्यूनोडेफिशिएंसी पे फोकस करना है, क्योंकि यही इम्यूनोडेफिशिएंसी आपको समझाएगी ये एड्स बेसिकली क्या है। एक्वायर्ड को फिलहाल रहने देते हैं।
पहले आप इस एड्स से ऊपर, जो एड्स का किस्सा है इसके भी ऊपर चीजें हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया वो ये है कि वो इम्यूनोडेफिशिएंसी है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम, बेटा इम्यून सिस्टम, या हम सिंपलीफाइड वे में कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म का इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी एंटीजन के लिए बेटा जब वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। कंप्रोमाइज्ड होने का मतलब होता है बेटा वो उस एबिलिटी में नहीं रहता है कि वो रिस्पॉन्स दिखाए, वो उसके साथ लड़े। बेटा अगर इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है बेटा, बाय एनी कंडीशन, वी कॉल दैट इज द टाइप ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा अब वापस आ जाते हैं, इस टॉपिक को भूल जाओ फिलहाल। ये जो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है बेटा ये दो तरीकों की होती है, ये दो टाइप की इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है बेटा। एक टाइप की इम्यूनोडेफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं SCID, इसलिए मैंने बोला दिस इज समथिंग बियॉन्ड एड्स। ठीक है बेटा, हम सारे चीजों को टच करते जाएंगे, सारे चीजों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, SCID, इसका एग्जाम में नीट में क्वेश्चन बनता है और आया भी है SCID, इसीलिए मैंने उसका टच किया यहां पे। और दूसरी है एड्स। अब समझ आया बेटा मैं क्या कहना चाहता था? इम्यूनोडेफिशिएंसीज बेसिकली दो टाइप की है, एक को SCID कहते हैं, दूसरे को AIDS कहते हैं। अब आगे ना मेन चीज पे, SCID एक इम्यूनोडेफिशिएंसी है, AIDS दूसरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है। ठीक है बेटा, SCID जो है इट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, फुल फॉर्म इसकी है कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। बेटा ये भी एक इम्यूनोडेफिशिएंसी होगी ना बेटा, और दूसरी आपकी इम्यूनोडेफिशिएंसी जो आपके सिलेबस में है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। वो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास जो इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो दो टाइप की है, एक है एड्स और दूसरी है SCID। ये जो SCID है इट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, वो ये है जो ये सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी इट इज कंजेनाइटल। बेटा ये बर्थ से ही होती है, कंजेनाइटल है। और ये क्या होती है एड्स, इट इज एक्वायर्ड, ये शाबाश लग जाती है लाइफ स्पैन में, ये मां के पेट से ही नहीं होती, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम दी मदर्स वॉर्म बट दिस टाइप इज प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी वी कॉल दैट इज SCID। बेटा ये जो कंजेनाइटल अभी मैंने टाइप बताया आपको मदर के पेट से ही होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जेनेटिक्स के साथ है बेटा। यस, इट इज बिकॉज ऑफ ए जीन म्यूटेशन, इट इज बिकॉज ऑफ ए जीन म्यूटेशन। पढ़ना तो एड्स था आपको, लेकिन हम बेसिक सारा क्लियर करते जाएंगे, यहां से नीट का क्वेश्चन आ जाता है। SCID जो है इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ ए जीन म्यूटेशन, और उस जीन म्यूटेशन की वजह से एक एंजाइम एब्सेंट रहता है, एक एंजाइम नहीं बनता है। ठीक है बेटा, तो उस एंजाइम जो एंजाइम नहीं बनता है, उस एंजाइम ना बनने की वजह से बेटा हमारे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, या उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, या वो मैलफॉर्म्ड होते हैं। मैलफॉर्म्ड का मतलब होता है वो अच्छे से नहीं बने होते हैं। तो बात किसकी हो रही है यहां पे बेटा? लिम्फोसाइट्स की। सब लोग जानते हैं लिम्फोसाइट्स क्या होती है, वन ऑफ द WBC। अगर WBC में अहम WBC लिम्फोसाइट्स है, अगर यही नहीं बनी, मदर के पेट से नहीं बनी, मदर के वॉर्म से नहीं बनी, और कोई चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन म्यूटेशन है, तो हम इसको कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इट इज ए कंजेनाइटल शाबाश इम्यूनोडेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम, दैट इज बिकॉज ऑफ ए जीन म्यूटेशन दैट रिजल्ट्स इन द ईदर इन डिक्रीज और इन मेलफॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसकी वजह से इम्यून रिस्पांस उस बच्चे में पहले से ही कंप्रोमाइज्ड होता है, और उस बच्चे की मौत ऑलमोस्ट तय होती है बिकॉज ऑफ द वेरियस अदर डिजीज, क्योंकि जब इम्यूनिटी वीक है कोई भी चीज उसको हिट कर सकता है। ये तो कंजेनिटल बात हुई SCID की, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज AIDS। ये भी इम्यूनोडेफिशिएंसी है बट इट इज एक्वायर्ड, इट इज नॉट कंजेनिटल। इट इज एक्वायर्ड बाय मीन्स ऑफ शाबाश, बाय मीन्स ऑफ
various reasons, by means of various reasons, we can say that, by means of various reasons. ठीक है बेटा, there is no gene responsible for this, there is no genetic mutation behind this type of immunodeficiency. इस immunodeficiency को hit करने के लिए जो है बेटा, there is a virus responsible, there is a biological organism that is responsible for this AIDS, and there is a gene mutation responsible for causing this type of immunodeficiency. They are poles apart beta, they are poles apart. These two immunodeficiencies are poles apart. But हमारा जो है topic, that is AIDS. We are dealing, शाबाश, with this type of immunodeficiency. We are dealing with this type of immunodeficiency. ये बेटा, तो ये आपको समझ आया SCID, because SCID जो है ये important है, नीट में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ये भी एक immunodeficiency है. Coming to our own topic, that is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, इस पे बात करते हैं. तो ये जो दूसरी वाली इम्यूनोडेफिशिएंसी हमारी है, दैट इज एड्स, इसी पे बात हो रही है बेटा, इस इम्यूनोडेफिशिएंसी पे बात होगी. इज शाबाश एड्स. बेटा इस एड्स में बहुत सारे पॉइंट्स आपको जानने हैं, ठीक है बेटा. इसके बारे में आपको वही चीजें जो मैंने आपको डिजीज में समझाई है, डिजीज को डिस्कस करने के लिए कुछ चीजें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पता होनी चाहिए. डिजीज के बारे में जानकारी, नॉलेज, ठीक है बेटा. उसके बाद आपको याद है काजेटिव एजेंट पता होना चाहिए. उसके बाद उस एजेंट का इंक्यूबेशन पीरियड मैंने समझाया क्या होता है वो पता होनी चाहिए बेटा. उसके बाद एपिडेमोलॉजी पता होनी चाहिए. उसके बाद सिम्टम्स पता होने चाहिए. उसके बाद प्रोफिलैक्टिक मेजर्स पता होने चाहिए. और उसके बाद ट्रीटमेंट पता होने चाहिए. सेम हम इसके भी डिस्कस करेंगे. बट ये इतनी हाइपर डिजीज है बेटा, ये इतनी इंटरनेशनली डिस्कस्ड डिजीज है, इसके रिलेटेड बहुत सारा लिटरेचर है. आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ लिटरेचर अबाउट दिस डिजीज एड्स. इसीलिए बीच में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, कब क्या हुआ, कब किसने क्या किया. बेसिकली जो एड्स है, एड्स जो है मैंने अभी कहा इट इज एन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट इज एन इम्यूनोडेफिशिएंसी. अब आपको अभी ये भी पता चल गया व्हाट इज दिस इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्चुअली, ये है क्या इम्यूनोडेफिशिएंसी. अभी मैंने बोला इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, जब इम्यून रिस्पॉन्स कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा, कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम और कंप्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स. बेटा क्यों रिस्पॉन्स कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द मेलफॉर्मेशन ऑफ वन और अदर टाइप्स ऑफ सेल्स. बेटा किस उधर मैंने क्या बोला था एससीडी में बेटा, दोनों सेल्स लिम्फोसाइट्स, सारे लिम्फोसाइट्स मेलफॉर्म्ड होते हैं, सारे लिम्फोसाइट्स हिट होते हैं. यहां पे सारे लिम्फोसाइट्स हिट नहीं होते. इट इज ड्यू टू दी, शाबाश, ड्यू टू दी रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स की एक लिम्फोसाइट अलग भी पढ़ाऊंगा. ड्यू टू द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. बेटा लिम्फोसाइट्स के बारे में अभी थोड़ी नॉलेज आपको पहले देता हूं, फिर जाके ये चीज आपको समझ आएगा. फिलहाल आप कंपेयर करते जाओ. उसमें मैंने क्या समझाया था आपको, उसमें मैंने ये बोला था आपको कि लिम्फोसाइट्स जितने भी होते हैं वो दोनों के दोनों है, 3 है, 4 है, कितने लिम्फोसाइट्स है, सबके सब हिट होते हैं, सबके सब में इफेक्ट हो जाता है. लेकिन प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ इम्यूनोडेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि सिर्फ एक टाइप सेल जो हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट्स होती है वो एक सेल हिट हो जाती है. वो कौन सी है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. बहुत सारे बच्चे अभी सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, मुझे और हैरान होते होंगे, सर ये लिम्फोसाइट्स का किस्सा क्या, क्या टी क्या हेल्पर. बेटा उसके लिए आप यहां देखोगे हमारी बॉडी में बेटा जो लिम्फोसाइट्स है, इस चीज को समझने के लिए पहले इसको समझते हैं. हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स जो है बेटा वो WBCs का एक टाइप है. ठीक है बेटा, WBCs के एक टाइप में लिम्फोसाइट्स आते हैं. दे आर, शाबाश, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स. ठीक है बेटा, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में 2 टाइप की यूजुअली होते हैं. एक को कहते हैं हम, शाबाश, बी लिम्फोसाइट्स बेटा, और दूसरे को कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स. मैं आपको ये आगे जाके आने वाले चैप्टर में जो आपकी बेसिक नॉलेज अबाउट इम्यूनिटी है उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन यही समझते हैं. एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट, एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट. बेटा ये जो टी और बी है, यही इसी में कहानी छुपी है. टी और बी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं किन बॉडी के किन ऑर्गन्स में इनकी मैचुरेशन होती है, बॉडी के किन ऑर्गन्स में इनकी प्रोलिफरेशन होती है, डिवीजन कहां होता है, ये मैच्योर कहां हो जाते हैं. यहां टी रिप्रेजेंट करता है, शाबाश बेटा, यहां जो टी रिप्रेजेंट करता है इट इज
थाइमस बेटा, आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में नॉलेज होगी। थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होता है। एंड यहाँ बी रिप्रेजेंट करता है बोन मैरो। कहानी लंबी है, इसमें एक वर्षा का कंसेप्ट है, अभी नहीं, फिलहाल आप जनरली याद रखेंगे। टी इज थाइमस, बी इज बोन मैरो। दीज आर दी ऑर्गन्स, दीज आर दी साइट्स, शाबाश, representing the sites of their maturation in an organism बेटा। Accordingly the name T lymphocytes, B lymphocytes, ठीक है बेटा। B lymphocytes अलग तरीके से काम करता है, बॉडी में अलग तरीके से डिफेंस कराता है बेटा, और T lymphocytes की वर्किंग और ऑपरेशन डिफरेंट होता है बेटा। हमें उसकी ऑपरेशन पे, उनकी ऑपरेशन पे भी जाना नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, अभी ये टी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है ना बेटा, ये टी लिम्फोसाइट्स खुद 3 टाइप की होती है। ये टी लिम्फोसाइट्स खुद कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की। यूजुअली 3 टाइप की होती तो और ज्यादा टाइप की भी है, लेकिन बेटा 3 टाइप्स में सबसे पहले कौन सी सेल होती है? टी सेल की एक टाइप, उसको कहते हैं टी किलर सेल बेटा। मैं बस सिर्फ थोड़ी देर आपको ये चीजें समझाऊंगा ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ आ जाए। एक सेल होती है टी किलर सेल बेटा, इसके बड़े नाम है, साइटोटॉक्सिक सेल है, ठीक है बेटा। यहां पे जो सेल दूसरी होती है दैट इज नोन एज टी हेल्पर सेल, जिसकी बात हम वहां कर रहे हैं, टी हेल्पर सेल बेटा। और यहां पे जो लास्ट वाली सेल होती है उसको कहते हैं टी सप्रेसर सेल। वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज सेल्स, बट फिर भी मैं हेल्पर सेल्स की बात कर रहा हूं, वहां तक ले जाऊंगा आपको। टी लिम्फोसाइट्स खुद कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप के? टी किलर सेल, बस नाम याद रखेंगे, आपको फंक्शंस में आगे जाके बताता हूं। टी हेल्पर सेल एंड टी सप्रेसर सेल। इन 3 सेल्स में से एक सेल को फर्क पड़ती है एड्स में, जिसका नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, और वो कौन सी सेल है बेटा? टी हेल्पर सेल। अब मैं बताता हूं, टी हेल्पर सेल हो, टी किलर सेल हो, या बी लिम्फोसाइट्स हो, इनमें से कोई भी, किसी का भी नंबर डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिकली इम्यून रिस्पांस कंप्रोमाइज्ड हो ही जाता है, क्योंकि WBCs डिक्रीज हो रहे हैं, इम्यून रिस्पांस तो डिक्रीज होना ही होना है। सेम इज द केस हियर बेटा। टी हेल्पर सेल जो है दे आर रिड्यूस्ड इन नंबर इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी, हेंस इम्यून सिस्टम गेट्स कंप्रोमाइज्ड एंड वी गेट अ वीक इम्यून रिस्पांस, ऑलमोस्ट नथिंग, नो इम्यून रिस्पांस, ऑलमोस्ट नो इम्यून रिस्पांस। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बेसिकली ये टी हेल्पर सेल क्या है, उसका लेखा जोखा ये मैंने बताया बेटा। एक पॉइंट और सुनेंगे आप अभी, क्योंकि आगे जाके जो मैं पॉइंट बताऊंगा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा और मुझे इजी हो जाएगा बेटा। अभी मैंने बोला आपको बी लिम्फोसाइट्स जो है इनका ऑपरेशन जो है, वर्किंग जो है, वो अलग है टी लिम्फोसाइट्स से। सुन लिया आपने ये? इसका मतलब ये हुआ बी लिम्फोसाइट्स से जो इम्यूनिटी होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इम्यूनिटी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, राइट? ठीक है बेटा। तो इसकी इम्यूनिटी को कहते हैं, जो किससे मिलेगी हमें बेटा? बी लिम्फोसाइट्स से जो इम्यूनिटी मिलती है बेटा, उसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी बेटा। क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये क्या होती है ये आपको आगे जाके इम्यूनिटी में, ये जब हम इम्यूनिटी पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल से पता चलेगा। बी लिम्फोसाइट से जो इम्यूनिटी मिलती है वो उसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी देती है उसको कहते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये पॉइंट्स यहां पे? क्योंकि आपको आगे जाके पता चलेगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नोट करते जाओ इन 2 इम्यूनिटी के नेम्स को, क्योंकि इसमें से नीट में क्वेश्चन बनता है। एड्स की वाली इम्यूनोडेफिशिएंसी में कौन सी वाली इम्यूनिटी हिट होती है? सेल मीडिएटेड होगी कि ह्यूमोरल? उस टाइम ढूंढने नहीं बैठना है, क्योंकि ये पॉइंट यहां पे लिखा होगा अभी नीट के लिए। टी लिम्फोसाइट के वाले को क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड। बी लिम्फोसाइट को क्या कहते हैं? ह्यूमोरल। अब आपको आंसर आ ही गया होगा कि कौन सी इम्यूनिटी हिट होती है एड्स में बेटा? कौन सी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज दैट हिट्स टी लिम्फोसाइट्स। उसमें से भी किसको? टी हेल्पर सेल्स। क्लियर हुआ बेटा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अब वापस आ जाते कि एड्स में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़ना बेटा। अब आपको पता चल गया ये इम्यूनोडेफिशिएंसी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स, विद द रिजल्ट देयर इज कंप्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पांस, ऑलमोस्ट नो इम्यून रिस्पांस। अगर किसी में इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, मुझे बेटा बताओ, इम्यूनिटी डिक्रीज होना कोई डिजीज नहीं है। इम्यूनिटी डिक्रीज होना एक इवेंट है बॉडी में, मगर उस इवेंट के साथ साथ अब बॉडी में इम्यून सिस्टम में कोई ताकत ही नहीं है लड़ने के लिए, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से आ सकता है और बीमारी काज कर सकता है, क्योंकि उसको डिफेंस कहीं है ही नहीं बॉडी में। तो अब ये एड्स पेशेंट एड्स के वायरस से कम मरता है,
एड्स के सिम्टम से कम मरता है। अब मरता है तो किससे ज्यादा मरता है? जो सेकेंडरी डिजीजेस आ जाएंगे, सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे डिजीज करने के लिए। ऐसे एड्स का जो बंदा जिसकी इम्यूनिटी ऐसे कंप्रोमाइज होती है बेटा, उसके लिए सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसको डेथ काज करा सकता है। सिंपल जुकाम जो होता है ना, सिंपल जुकाम से बंदा मर सकता है क्योंकि लड़ने के लिए अंदर कुछ है ही नहीं। फीवर उसका मार सकता है क्योंकि अंदर कुछ लड़ने के लिए है ही नहीं। अगर कोई भी बैक्टीरिया आ जाएगा ना, जो नॉर्मल बैक्टीरिया हम ट्रीट करते हैं, वो बैक्टीरिया भी डेथ काज कर सकता है। वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी इफेक्ट होता है। एज सच एड्स के पेशेंट में जब लास्ट में सिम्टोमेटिक देखते हैं ना, जब डेथ होती है, उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं? वो कभी भी एड्स वायरस का सिम्टम होता ही नहीं है जो उसमें होता है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म का सिम्टम होता है। मैं भी बताता हूं वो कैसे होता है, ठीक है बेटा? तो ये जो एड्स है, अभी आप इसके बारे में आप जान गए होता क्या है। इसके बाद देखते हैं काजेटिव एजेंट क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज द हु इज द काजेटिव एजेंट? इंपॉर्टेंट उस वही है बेटा। काजेटिव एजेंट जो है इसका है, इसी के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है और मैंने इसके बारे में आपको ज्यादा बताना है। जिन लोगों ने मेरे पास पढ़ा है उनको पता होगा जो चीजें मैं भी बोलने वाला हूं। जो उसके बाहर, उस रेंज से बाहर देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। काजेटिव एजेंट जो इसका है, दैट इज शाबाश, इट इज काज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। पढ़ा है मैंने ये, इट इज काज्ड बाय अ रेट्रोवायरस। ये एक टर्म बनी, ठीक है बेटा। रेट्रोवायरस उसको कहते हैं हम HIV। HIV नाम सुना होगा सब लोगों ने, HIV। इस वायरस में खास क्या है जो मैंने अंडरलाइन किया? रेट्रोवायरस कहते हैं। देयर इज ए क्लास ऑफ वायरसेस कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। इनका क्लास अलग क्यों बनाया गया? आई विल डिस्कस दैट, ठीक है बेटा। रेट्रोवायरसेस में एक वायरस है, उसको HIV कहते हैं। इस HIV में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी बात हो रही है बेटा। यही सब कुछ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये इस डिजीज का मैकेनिज्म है बेसिकली। जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? रेट्रोवायरसेस कौन से हुए? RNA वायरसेस। मगर याद रखना, RNA वायरसेस जो है, DNA वायरसेस भी होंगे बेटा। RNA वायरसेस जो है, इनको रेट्रोवायरसेस नहीं कहते। रेट्रोवायरसेस उनको कहते हैं जिन RNA वायरसेस में बेटा क्या होगा? टर्म लिख रहा हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जिन बच्चों को ये पता नहीं है उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बेटा। रेट्रोवायरसेस आर दोज वायरसेस विच अंडरगो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। They are known as retroviruses because they have their genetic material as single stranded RNA। अब मसला है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं बेटा? यू नो दैट DNA to DNA is replication and DNA to RNA is ट्रांसक्रिप्शन। बस इतना करूंगा डिस्कस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेंट्रल डॉगमा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा यहां पे बेटा। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? DNA to RNA। बेटा हमने क्या लिखा यहां पे वर्ड? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स का मतलब होता है जहां RNA से DNA बनेगा, इसको उस टाइम कहेंगे RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर RNA से ही DNA बनेगा, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग रही है, कितने खतरनाक है ये RNA से DNA बनाना। लेकिन ये हमने सर क्या सुना है? DNA से RNA सुना है, बट यहां क्या हो रहा है? RNA से DNA बन रहा है। यहां देखो, इनके अंदर जो है बेटा, वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इस RNA से ये क्या बनाते हैं बेटा? DNA। किससे बनाते हैं? प्रोसेस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। बेटा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनमें कौन सा एंजाइम कराता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। ये बड़े खतरनाक वायरसेस है, उनमें एक एंजाइम ही होता है इस काम के लिए, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम इनमें क्या कराता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से ये अपने RNA से क्या बनाते हैं? DNA। मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ ये DNA कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये जब इन्फेक्ट करते हैं ना T लिम्फोसाइट्स को, अभी मैंने बोला T हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनके अंदर जो DNA होता है ना, होस्ट का DNA, इंसान का DNA, अपने इंसान के सेल्स का DNA, हेल्पर सेल्स का DNA, ये अपने RNA से पहले DNA बनाते हैं, फिर उस DNA को उठा के किसके DNA में डाल देते हैं? होस्ट सेल के DNA में डाल देते हैं। और जितनी बार होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगी DNA को, उतने इनके कॉपीज भी बनते जाएंगे। बड़े चालाक है ये बड़े चालाकी से काम करते हैं।
अभी बताता हूं बेटा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये वायरसेस करते हैं, इसीलिए ये खतरनाक है। ये क्या करते हैं बेटा, पहले अपने आरएनए से क्या बनाएंगे, डीएनए। किस प्रोसेस से, आरटी से बेटा। फिर इस डीएनए को बेटा शाबाश किस में शाबाश करेंगे, ये डाल देते हैं किसमें शाबाश, इनटू दी होस्ट सेल या होस्ट डीएनए। होस्ट के डीएनए में इसको डाल देते हैं। फिर होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो इस वायरस का भी वो डीएनए क्या हो रहा है बेटा, रेप्लिकेट। जितने कॉपी होस्ट खुद की बना रहा है और उतने कॉपी इसके भी बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है ना, इंसान इस डिजीज को खुद ही बनाता है, अंदर खुद ही फैलाता है, इसको खुद मदद करता है, लेकिन इंसान को खुद पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, अगर इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे, मैंने बोला 4 लेक्चर भी इसके लिए कम है, अगर इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे बेटा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा अभी, सर ये होता कैसे है, ये वो WBC इसको एलो कैसे करते हैं अंदर आने के लिए। ठीक है बेटा, वो उसको रोकते नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहा है। सर वो WBC है, वो एक इम्यून सेल है बेटा, वो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम की एक सेल है बेटा। सर बेटा क्या वो डिफेंड नहीं करती खुद को, इसको कैसे अंदर आने देता है। यही तो चीजें है, ये उसको ब्लफ करता है। वो थोड़ी देर बाद वो मैकेनिज्म समझ जाता हूँ, अगर ये मेरे पास टी हेल्पर सेल है, यहाँ पे इस टी हेल्पर सेल को कोई गार्ड तो होगा, कोई मैकेनिज्म्स तो होंगे, कोई रिसेप्टर्स तो होंगे जो आने वाले चीज़ों को रोक देते होंगे। फिर ये कैसे अंदर आ जाता है वो भी बताता हूँ अभी, वो कैसे अंदर आ जाता है बेटा। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखोगे ये रेट्रोवायरस से काज करता है। HIV उस वायरस का नाम है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और वो RNA से DNA को बनाता है और DNA के बाद ये किस में जाता है, होस्ट सेल में, और वो रेप्लिकेट करता रहता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा ये सेल है, सपोज, अब मैं वो पार्ट भी यही पढ़ाता हूं। ये सेल है, सपोज ये टी हेल्पर सेल है। इस टी हेल्पर सेल पे बेटा रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल का मतलब होता है इनके ऊपर कोई भी चीज जो बॉडी का अपना होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, उन फैक्टर्स का नाम होता है CD4 फैक्टर्स। CD4 फैक्टर क्या होता है, सिर्फ नाम याद रखोगे, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। इसको कंप्लीमेंट डिसोसिएशन फैक्टर कहते हैं, CD4 बेटा याद रखोगे। अगर किसी को समझ आ रहा है, ये आए भी गा, CD4 जो है ये किन पे होता है, टी हेल्पर सेल्स है। इतना ही कुछ क्वेश्चन, लेकिन हायर क्लास में ये क्वेश्चन पूछते हैं। जो इन पे रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल होता है टी हेल्पर सेल्स पे, उसको CD4 कहते हैं। जो किलर सेल्स पे, किलर सेल्स अभी आपने नोट किया होगा, जो किलर सेल्स पे रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल होता है उसको CD8 कहते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं, CD4 एंड CD8। डिफरेंस थी मन दोन पान में, किलर सेल और हेल्पर सेल के आपस में डिफरेंस भी यही है। एक में रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल CD4 होता है, दूसरे में मॉलिक्यूल CD8 होता है। अब ये जो CD4 मॉलिक्यूल होते हैं ना बेटा, ये होते तो है रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन बेटा उसके बाद क्या होता है, ये वायरस तब भी अंदर आ जाता है। इसका जो ये इसको जगह DNA, तब भी ये DNA अंदर तक, टी हेल्पर सेल के अंदर तक आ ही जाता है। कैसे, देखो कहते हैं ये जो वायरस होता है ना HIV, ये HIV अपने, इस वायरस के भी अपने बाहर होते हैं बेटा रिसेप्टर्स, अपने कैप्सिड्स होंगे बाहर। इस कैप्सिड पे इसके बेटा बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन इसके स्पाइक्स होते हैं ना, जिसकी वजह से ये काज करता है डिजीज बेटा। इसको वायरुलेंस कहते हैं, वायरुलेंट एजेंट्स। जो वायरुलेंट प्रोटीन इसके कैप्सिड पे होंगे ना बाहर, इस पे बेटा CD4 उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, या करता बेचारा। लेकिन क्या करते हैं, ये पहले आधे घंटे 30 आवर्स तक ही इनको एक्सपोज करते हैं। इनको किनको, इन रिसेप्टर्स को, इन वायरुलेंट एजेंट्स को। उसके बाद आधे घंटे के बाद छुपा देते। छुपा भी नहीं देते बेटा, पहले आधे घंटे तक एक्सपोज करते हैं, उसके बाद इनको चेंज करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज करते हैं। अब बेचारा किसको रिकॉग्नाइज करेगा, जो आधे घंटे पहले रिकॉग्नाइज किया गया अब वो है ही नहीं। उसके आधे घंटे के बाद फिर भी वो अपने उसकी सारी चीजें चेंज कर देते, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देते। अब CD4 पहचाने तो पहचाने कि उसको ब्लफ किया जाता है। पहले एक चीज दिखाया जा रहा है, आधे घंटे के बाद वही चीज चेंज, ये अपने उन प्रोटीन्स को चेंज करता है बेटा। ठीक है ना, वो इन प्रोटीन्स को चेंज करता है बेटा। ठीक है, अब ये प्रोटीन कंटिन्यूअसली ये कैप्सिड पे चेंज हो रहे हैं वायरस की तरह, तो ये इसको ब्लफ करता है। ये बेचारा पहले जो अभी इसने देखा उसके रिलेटेड एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है। फिर आधे घंटे के बाद इसने अपना ये वायरुलेंट एजेंट जो यहाँ पे चीजें है ना, रिसेप्टर वायरस ने ये चेंज किया होता है। अब ये बेचारा एग्जॉस्ट होता है। हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली एग्जॉस्ट होता है। एक रिसेप्टर के रिलेटेड, एक वायरुलेंट एजेंट के रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, वायरुलेंट स्ट्रक्चर के रिलेटेड एंटीबॉडीज बनाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं।
आधे घंटे में वो गायब, कोई और एजेंट आ गया इस पे ऊपर, कोई और स्ट्रक्चर का रिसेप्टर इसने बना दिया। अब इम्यून सिस्टम फिर से लगेगा उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए, उसको इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए, फिर से वो गायब। तो ऑल इन ऑल हमारा इम्यून सिस्टम एग्जॉस्ट होता है। ये पहले ऐसे करता है पूरी इम्यून सिस्टम को एग्जॉस्ट, जब उसको लगेगा इम्यून सिस्टम एग्जॉस्ट होता है, फिर ये आराम से इस CD4 को ज्वाइन करता है। ये इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देता, ये ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद इसी के सहारे अंदर आ जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने कहा ना, ये ब्लफ करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ब्लफ करने वाला ये वायरस है, इसीलिए इम्यूनोडेफिशिएंसी कहलाता है। ये इस CD4 को चकमा दे के अंदर आ जाता है, लेकिन पहले थकाता है पूरी बॉडी को, पूरे इम्यून सिस्टम को, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली अपने इन एपिटोप्स को चेंज करता है बेटा। जो वायरलेंट एपिटोप्स होते हैं इसके ऊपर, जिनको हम कहते हैं ना वायरलेंट एजेंट्स, जो बेटा इनके कैप्सिड प्रोटीन कैप्सिड पे बेटा इनके इसके स्पाइक्स होते हैं, ये इन स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है ताकि इम्यून सिस्टम किसी एक स्ट्रक्चर को ना पकड़े। वो कंटिन्यूसली चेंज करने की वजह से कंटिन्यूस इम्यून रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। वक्त वो पहुंचता है जब हमारा इम्यून सिस्टम एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट हो जाता है, तब जाके CD4 से अटैचमेंट और वायरस की कहानी अंदर, तो टी हेल्पर सेल इन्फेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये इन्फेक्ट किसको करता है बेटा? टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है थ्रू, शाबाश, शर्माना नहीं है इस बात पे, थ्रू CD4, अपने ही मॉलिक्यूल के थ्रू CD4 रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल बेटा। ये एक्चुअली कहानी है, ये ब्लफ करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। फिर बात बताता हूं। इसके अंदर आया, इसके डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बेटा, इस डीएनए के अंदर अपने डीएनए को, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से डीएनए बना है, उसको इस न्यूक्लियस में डालता है, इसकी कॉपीज बनाता है। जब इसकी कॉपीज बनाता है, फिर इस टी सेल को रप्चर करता है। इस रप्चर करने के बाद जो कॉपीज बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर प्रोटीन बनता है और वायरस निकलते हैं। वो सराउंडिंग में जितने भी हेल्पर सेल्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। इनमें भी यही कहानी है, ये रप्चर हो जाएंगे, इनसे वायरस निकलेंगे, तो सराउंडिंग में और टी हेल्पर सेल्स है, उनको और किया जाता है। ये साइकिल चलता रहता है जब तक सारे टी हेल्पर सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। और हमारी बॉडी में टी हेल्पर सेल्स का जो नंबर है वो ड्रेस्टिकली, रिमार्केबली डिक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट नथिंग के पास पहुंचता है बेटा। तो जब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है बेटा। जो टी हेल्पर सेल है ना हमारी, जिसकी बात हो रही है, ये लिंक करती थी बी सेल के रेस्पॉन्स को और टी सेल की इम्यूनिटी को, ये आपस में लिंक करने वाली थी। कौन? टी हेल्पर सेल। जब यही नहीं रही, नगस यह लिंक एक्टिवेट, नगस यह लिंक एक्टिवेट, बेटा दोनों इम्यूनिटीज में फर्क पड़ती है। दो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि एड्स किस इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है बेटा, किस इम्यूनिटी पे असर डालता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे। मगर बेटा असर दोनों पे पड़ेगा, क्योंकि ये टी हेल्पर सेल क्या एक्ट करती थी? एज लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू इम्यूनिटीज। ये इस एड्स वायरस का कमाल है बेटा। अच्छा, अब हिट किया, अब बॉडी में डिक्रीज होने लगा। बट खास बात आपको पता है क्या बेटा? ये जो इंक्यूबेशन पीरियड, इसका वीक्स और महीने नहीं होते बेटा, इसके साल होते हैं। यूजुअली कहते हैं 5 साल से लेके 20 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 20 साल तक। और एवरेज निकाल के देखा गया है, अभी लिखाता हूं बेटा, इसको रब करके लिखाता हूं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बेटा 28 मंथ एवरेज में निकाला गया। बट कुछ बुक्स लिखते हैं कि 20 साल तक भी वायरस छुप के रहता है बेटा। इंक्यूबेशन पीरियड जो इस वायरस का देखा गया वो कहते हैं 5 to 20 years, और एवरेज कहते हैं 20 months 20 to 25 months एवरेज है बेटा। 2-2.5 साल एवरेज है, बट कहते हैं कि 20 साल तक, 11 साल तक, 12-15 साल तक भी कोई सिम्टम नहीं आ सकता। इनका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा है, तब तक ये बॉडी के अंदर तबाही मचाता है। और ड्रास्टिकली एक टाइम आता है जब इंसान में कोई इम्यूनिटी नहीं बचती है और उसको सेकेंडरी इन्फेक्शंस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शंस का मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो आपके लिए आम सा बैक्टीरिया होता है ना, कॉमन सा बैक्टीरिया होता है, कॉमन सी इन्फेक्शन होती है, वो कॉमन सी इन्फेक्शन भी लग जाती है और फेटल बन जाती है। बिकॉज आपकी बॉडी में या ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो इफेक्ट होता है पर्सन, उसमें कुछ नहीं बचता इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा समझ आया आपको? ये इंक्यूबेशन पीरियड है। अब इसके सिम्टम्स, मैं पहले ही कह रहा हूं, इसके अपने सिम्टम नहीं है बेटा, इसके अपने सिम्टम नहीं है। जब निकलते हैं तो सेकेंडरी पहुंचते हैं बेटा। सिम्टम्स जो इसके है वो आप देखोगे, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, मैं बोल चुका हूं आपको। मल्टीपल, यूजुअली
जब ये एड्स पेशेंट होता है ना बेटा, एड्स पेशेंट, इस एड्स पेशेंट में जो डेथ होती है ना बेटा, वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है। किसी एक जगह लोकलाइज्ड इफेक्ट नहीं होता बेटा, किसी एक जगह लोकलाइज्ड इफेक्ट नहीं होता, कोई सिम्टम एक जगह नहीं पाए जाएंगे, इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है बेटा। लंग्स में भी डिजीज होती है उसकी वजह से, निमोनिया जिसको आप कहते हैं, एक टाइप का निमोनिया, पीसीपी उसको कहते हैं बेटा, वो पीसीपी लंग्स में लग जाता है, वो निमोनिया की वजह से लंग्स खराब हो जाते हैं बेटा। इतना नहीं, स्किन में एक कैंसर काज होता है, एक ट्यूमर काज होता है, इसको कैप्सोइस सार्कोमा कहते हैं, कैप्सोइस सार्कोमा बेटा। ये एपिथेलियल टिश्यू में एक कैंसर काज होता है, स्किन कैंसर बेटा, ये भी इस एड्स पेशेंट में लग सकता है। इतना ही नहीं बेटा, लिम्फोमा, जो लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं, उन लिम्फाइड टिश्यूज का ट्यूमर, लिम्फोमा, ये भी काज हो सकता है बेटा, ये भी सिम्टम कह रहा हूं मैं। इतना ही नहीं, आपको उस पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? एबनॉर्मल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बेटा, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स बेटा, एबनॉर्मल डिक्रीज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लिम्फोमा, स्किन, लंग्स, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इतना ही नहीं बेटा, अगर कोई इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई और वायरस, कोई और बैक्टीरिया, कोई और प्रोटोजोन बॉडी के अंदर आ गया, उसका छोटा इन्फेक्शन जो होना था ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। रीजन क्या है बेटा? एडिशनल इन्फेक्शन क्यों हो जाते हैं, एडिशनल डिजीजेस? बिकॉज इसकी इम्यूनिटी वीक या जीरो पे होती है बेटा, ठीक है। तो वो सेकेंडरी इफेक्ट्स कहलाते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है इस बंदे में। जब खुदा ना खास्ता इस बंदे को मरने की बारी आती है ना, तब जो सिम्टम्स इसमें मिलते हैं, इंसान को यकीन नहीं होगा उस टाइम कि एक वायरस इतना कर सकता है, क्योंकि उसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डिफरेंट डिजीज से हुआ होता है। रीजन, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो उसकी बॉडी में आए होंगे, उन्होंने तबाही मचाई होगी, ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है, ठीक है बेटा। तो ये बड़े सारे सिम्टम्स है, निमोनिया, कैप्सोइस सार्कोमा, लिम्फोमा, ट्यूमर्स ही ट्यूमर्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एडिशनल डिजीज की तो बात ही नहीं है। और इसकी वजह से बाकी जो सिम्टोमेटिक जो प्रेजेंटेशन होती है इसकी, फीवर, फिटेक बेटा, कंटिन्यूसली वीकनेस कंटिन्यूसली आती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बॉडी वेट का लूज होना बेटा, ये कॉमन से सिम्टम्स है, बट ये भी एडिशनल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सिम्टम्स में आ जाते हैं। इसके बाद सिम्टम्स के बाद जो है बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अब प्रोफिलैक्सिस की। अच्छा, एक पॉइंट में भूल गया आप लोगों को बोलना, एपिडेमोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिडेमोलॉजी इसकी, एपिडेमोलॉजी बेटा याद रखना पहले इसके बारे में, एड्स के बारे में पॉइंट। सर इसकी भी एपिडेमोलॉजी सेम होगी जो आपने बोला था? हाँ वही सेम है, थ्रू सेक्सुअल रूट्स। बट याद रखो बेटा, इसके रिलेटेड इतना डिस्कस किया गया है, इसके रिलेटेड इतनी नॉलेज, इतनी चीज लोगों को बताया गया है कि अब चीजें क्लियर है इसमें, किससे लग सकता है, किससे नहीं लग सकती है बीमारी, ठीक है बेटा। एक पॉइंट तो मैं बताऊंगा एपिडेमोलॉजी में, सबसे पहले खास ख्याल ये रखना है कि ये जो डिजीज है, ये लगती तो जरूर है बेटा, लगती तो डिजीज जरूरी है फ्रॉम अफेक्टेड टू नॉर्मल पर्सन, बट याद रखो बेटा, ये भी WHO वालों ने बताया है कि ये डिजीज किससे नहीं लगेगी, ठीक है। कहते हैं जनरल ग्रीटिंग्स आप करोगे, आप ऐसे पेशेंट की केयर करोगे, उससे हैंडशेक्स करोगे, उसको किस करोगे, जनरल किस, उससे हग करोगे बेटा, उसके साथ खाना खाओगे, इसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है, कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है इनसे। ट्रांसमिशन किससे होता है बेटा? ये चीजें तो आपको भी पता होगी। ट्रांसमिशन किससे होती है बेटा, वो मैं आपको बताता हूं। ये ट्रांसमिशन किस किस चीज से पॉसिबल है? वो है कि अगर सबसे पहले आपको पता है अनप्रोटेक्टेड, ये आपको पता, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अफेक्टेड पर्सन, ये हर जगह हमने पढ़ा, विथ एन अफेक्टेड पर्सन, ये आपको पता है, हर जगह हमने यही पॉइंट पढ़ा, अफेक्टेड पर्सन, ठीक है बेटा। दूसरा, अब ये तो हम एसटीडीज के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट हमारा जस्टिफाई कर रहा है कि ये एसटीडी है। दूसरा, ठीक है बेटा, शेयरिंग नीडल्स और सिरिंजेस, ठीक है बेटा। अगर हम एक दूसरे की नीडल और सिरेंज एक को यूज करके दूसरे के साथ शेयर करेंगे बेटा, आम इंसान तो ऐसा नहीं करेगा ना। इसमें भी एक कंक्लूजन निकाला गया है,
अब दुनिया में इतनी एडवांसमेंट है, इतनी चीज़ें अब लोगों को पता है, अब एक ही सुई किसी दूसरे में नहीं घुसाएंगे। लेकिन फिर क्या, अगर घुसाएंगे भी तो स्टेरिलाइज करेंगे। लेकिन बेटा ये कब होता है, ये उनमें होता है जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं। बेटा याद रखोगे, ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं ना, जो ड्रग्स लेते हैं इलीगली बेटा, वो उस सिरिंज का इस्तेमाल पूरे ग्रुप के लिए करते हैं। वहां ये एड्स लग जाता है कि बिकॉज उसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट ब्लड में होता है, ब्लड में ही तो वायरस है, वहां से उस सुई के साथ ब्लड से वायरस लेके आता है और दूसरे के वेन में चला जाता है। बेटा ये ड्रग एब्यूजर्स के लिए होते हैं, कॉमन मैन ऐसा नहीं करेगा। अच्छा किससे और लग सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम बेटा, ये चीजें वो है, ये रूट्स वो है जो एसटीडी में नहीं आते। इसीलिए मैंने कहा था ये बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में दोबारा पढ़नी है। अब मैं सारा बता रहा हूं, ये वाली पॉइंट तो जस्टिफाई है, इट इज थ्रू एसटीडी, इट इज एन एसटीडी। लेकिन ये चीजें बता रही है कि बियॉन्ड एसटीडी भी ये कुछ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किया जाएगा अनचेक्ड, स्कैन नहीं किया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है उसको टेस्ट नहीं किया, उसको स्कैन नहीं किया, बंदे को जो डोनर होगा उसको स्कैन नहीं किया, वो जल्दी जल्दी में ब्लड चढ़ाएगा पेशेंट को, तो वो डायरेक्टली ब्लड टू ब्लड हो जाएगा। अच्छा ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट जब करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है बेटा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी की किडनी किसी में लगी, स्कैनिंग नहीं हुई, वो ऑर्गन जो दूसरे में लगा वो भी काज करवा सकता है इस चीज को, ठीक है बेटा। तो ये एड्स जो है ये लगेगी, मदर से चाइल्ड को भी लग सकती है। बड़े सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस बेबी पे भी होते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इन चीज़ों से ये लग सकती है। ये आपने 1000 बार सुना होगा, बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल्स में होर्डिंग्स होती है बेटा, बैनर्स होते हैं, हर जगह में ऐड आते हैं, ये चीज़ें आपने देखी होगी किससे ये होता है किससे नहीं होता है। लेकिन अब जो सोशल इश्यूज थे, जो सोशल स्टिग्मा था, ऐसे बीमारों को पहले ना आइसोलेट किया जाता था, ये अछूत है, अनटचेबल, इनसे बात मत करो। उसके लिए फिर WHO थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया। WHO ने फिर गाइडलाइंस निकाली कि हैंडशेक से, ग्रीटिंग से, हग से, किस करने से, उसके साथ उठने बैठने खाना खाने से ये नहीं लगता है। ये ब्लड टू ब्लड का कांटेक्ट हो सकता है या कोई रूट जब बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होगा। दैट इज दीज पॉइंट्स जिनकी वजह से ये एपिडेमियोलॉजी इसकी है वो इन रूट्स की वजह से बेटा, ठीक है बेटा। और आपको तो पता है, ये पॉइंट्स के कर गया मैं, आपको पता है ये जो एड्स से पहले मंकीज में था, ठीक है बेटा, अफ्रीकन मंकीज में था ये पहले, तो उसके बाद कहते हैं कि ये 19 से ट्रांसमिट इंसानों में हो गया। सबसे पहले ये USA में केस आया था आई गेस 1976 में, कुछ 82 में बेटा, 1982 में। तो इंडिया में पहला केस आपको पता ही, वो कोलकाता के वो सेक्स वर्कर्स थे, उनमें 1986 में वो 10-12 पॉजिटिव आ गए थे, तब से ये दुनिया में फैलने लगा बेटा। तो ये आपको पता है ये मंकी से आया ये वायरस, ये फैला है दुनिया में, ये लग सकता है ड्यूरिंग लाइफ स्टेज, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द मदर्स वॉम्ब, इसीलिए कंजेनिटल नहीं है। दिस इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज। एंड देन वी हैव द प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट बेटा, प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इस प्रोफिलैक्सिस में आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है बेटा। प्रोफिलैक्सिस जो है आपको पता है ये प्रिवेंटिव मेजर्स जिनको आप कहते हैं, प्रोफिलैक्सिस आर प्रिवेंटिव मेजर्स बेटा। इस डिजीज में भी यही है, जैसे सारे एसटीडीज में यही मैंने बोला ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, एंड प्रिवेंशन इज इजीएस्ट मेथड देन बेटा किससे, ट्रीटमेंट से। बीमारी हुई तो ट्रीटमेंट करना है, कितना अच्छा होता, बीमारी नहीं होती, दैट इज द प्रोफिलैक्टिक मेजर। अब देखो बेटा, आप जानते हो अभी तक एड्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं निकला है, कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं है, कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं है इस वायरस के लिए, कुछ भी नहीं है। अभी जो काम चला रहे वो जनरल एंटीवायरल ड्रग से चला रहे, वो थेरेपी, ये थेरेपी, वो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, तो काम चला लो है। अब अगर दुनिया में इसके लिए अभी कोई प्रॉपर ड्रग नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फोकस बेटा किस पे हुआ, प्रिवेंटिव मेजर्स पे। इन प्रिवेंटिव मेजर्स को गली गली नुक्कड़ तक पहुंचाने के लिए इस WHO को हर एक कंट्री पे फोर्सिबली शाबाश कुछ जो है चीजें बतानी पड़ी उनको कि क्या करोगे, वो अप्लाई करनी पड़ी, एक रूल बन गया बेटा। प्रोग्राम्स, नेशनल स्कीम्स चलाने पड़े, कमीशंस बिठाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए इस एड्स के लिए। हर एक हेल्थ वर्कर को ये बताया गया कि आप एजुकेट जिस हिसाब से कर सकते हो पब्लिक को करो। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी रूट से, जिस भी जरिए से आप पहुंच सकते हो पब्लिक तक, आप पहुंचा दो कि ये किस किस से होता है, किस किस से नहीं होता है और कैसे इससे बचोगे, ताकि कॉमन मॉसेस में ये अवेयरनेस आ जाए।
so many awareness programs, so many educational programs, so many schemes were started, so many organizations and groups were started, and hell lot of NGOs are there in the world to fight against this deadly disease AIDS. Those NGOs वही करते हैं, सेमिनार्स, सिंपोजियम्स, क्विज, ठीक है बेटा, बड़े सारे डिबेट्स, होर्डिंग्स एटसेट्रा, वो लोग उन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि ये एड्स क्या चीज़ है, ये किससे बचा जा सकता है. प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा. तो इस प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी इंडिया में इसका जी ऑर्गेनाइजेशन बनी, दैट इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग कहते हैं नैको बनाई गई इंडिया में, ऑर्गेनाइजेशन थी एक बेटा. ये नैको इंडिया में बनाया गया. इस नैको ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है बेटा, NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. इस प्रोग्राम के अंडर बेटा बहुत सारे चीजें बताई गई, वही जो मैं बोल रहा था बेटा, एजुकेट करना है कॉमन मासेस को, इस पे एजुकेशन देनी है, सेमिनार्स करने हैं, होर्डिंग्स लगानी है, पब्लिक को अवेयर करना है, ठीक है बेटा. तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में आती है. इसमें बहुत सारे फोरम्स बनाए गए. इतना ही नहीं बेटा, G8 कंट्रीज जो है, G8 कंट्रीज, आपने G8 का नाम सुना होगा बेटा. G8 जितने भी दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उन सब ने फंडिंग स्टार्ट की, कलेक्टिवली फंडिंग स्टार्ट की, ताकि हम फंड्स इकट्ठा करके इस बीमारी से लड़ेंगे, हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स पे लगाएंगे. मैंने बोला अभी ये तो नेशनल की बात हुई, नेशनल गवर्नमेंट्स की बात हुई, एड्स, नैको वगैरह. मैं कह रहा हूँ NGOs है जो इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा काम करते हैं ऑन ग्राउंड. NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी घर घर जाती है, रिमोट एरियाज में जाती है, बैकवर्ड क्लासेस को समझाती है कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है. और आपने भी ये हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे, हर जगह होर्डिंग्स पे देखा, बैनर्स पे देखा होगा. और आपको पता है इतनी इंपॉर्टेंस इसको मिली कि हर साल 1 दिसंबर इंटरनेशनल एड्स डे मनाया जाता है. और इस दिन को पूरा का पूरा दिया गया है एड्स को. इस दिन जितना एजुकेट करना है इसी पे प्रोग्राम्स कर लो, ताकि दुनिया अवेयर हो जाए, कॉमन मासेस अवेयर हो जाए, पब्लिक अवेयर हो जाए रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एड्स. ये प्रिवेंटिव मेजर्स में ही किया गया. एज यू नो कि इसका कोई अभी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है. मैंने बोला अभी आपको, डॉक्टर्स, बहुत सारे लैब्स जो होती है, क्लिनिकल लैब्स बेटा, वो एक दूसरे के कंपोजिशन इधर मिला के भी बोल रही है एंटीवायरल था ये अभी, लेकिन प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है. इसीलिए प्रोफिलैक्टिक मेजर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो इसीलिए ये स्कीम्स, ये इंटरनेशनल WHO ने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फंडिंग WHO इसीलिए करता है. पर्टिकुलरली बेटा उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ऑलरेडी रेंज से बाहर है, ठीक है बेटा. इंडिया को पहले जब एड्स पीक पे था, इंडिया को बोला जाता था हॉट बेड ऑफ एड्स और एटॉमिक बॉम्ब ऑफ एड्स. इंडिया को यह बताया जाता है ये एटॉमिक बॉम्ब है एड्स का. क्योंकि बेटा यहां दो चीजें हैं, एक पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है और दूसरी इलिटरेसी थी. ऐसे मुल्कों में जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, उन डेवलपिंग नेशंस में इस एड्स का होना बहुत ज्यादा खतरा होता था. उनमें ये प्रोग्राम ज्यादा चलाया गया. इनको ज्यादा WHO फंड कर रहा है, ऐसे नेशंस को. हॉट बेड कहा जाता था एड्स का एक बार. इसको 4% रेट थी इसकी इन्फेक्शन की. और जो कोविड से, जो पेंडेमिक से दुनिया में मर गए ना लोग, उससे कहीं ज्यादा पर ईयर एड्स से मरते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता क्योंकि ये पेंडेमिक नहीं है. ठीक है बेटा. तो याद रखोगे प्रोफिलैक्टिक मेजर्स में ये सारे चीज आते हैं जो मैंने आपको बोला. ये नैको वगैरह, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, आपने बहुत सारे देखा होगा. तो वो रेड क्रॉस वाले इसमें आ जाते हैं. WHO की जितनी भी विंग्स है हेल्थ के रिलेटेड, वो सारी आ जाती है इसमें. NGOs आ जाते हैं, वो एक साथ काम करके मासेस को अवेयर करते हैं. ठीक है बेटा. अब ये जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स जिसने अपनाया तो वो बच गया, जिसको डिजीज हुई उसका ट्रीटमेंट है नहीं है उसका ट्रीटमेंट. हाँ, आप बुक्स पे देखोगे ना, वो अपनी बुक मोटी करने के लिए लिख सकते हैं ये चीज़ है एजिडोथाइमिडीन टेबलेट्स, वो चीज़ है, ये चीज़ है एंटीवायरल, ये चीज़ है. वो कॉम्बिनेशन में कुछ भी करेंगे ना, तो इसका कोई प्रॉपर अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो स्पॉट ऑन हो. तो ट्रीटमेंट में एंटीवायरल हम लिख सकते हैं, कभी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसका. अगर है तो उसके प्रोफिलैक्टिक और प्रिवेंटिव मेजर्स है बेटा. ठीक है. लेकिन याद रखो WHO ने इस पे बहुत सारी स्टडी की. WHO ने बहुत सारी चीजें इस पे की. इसके इथिकल इश्यूज थे बेटा.
इसके सोशल इश्यूज थे, सोशल स्टिग्मा था इसके साथ बेटा। जो सोशल स्टिग्मा था वो ये था, जिस 90s में जब एड्स पेशेंट डिटेक्ट हो जाता था ना, उसको कम्युनिटी से बाहर निकाला जाता था। तभी मैंने बोला ना, WHO जो है वो स्विंग इनटू द एक्शन। उसने क्या कहा, उसने बहुत सारे फॉर्मुलेशंस, बहुत सारे गाइडलाइंस दिए कि ऐसे बंदे को ट्रीट करो, इसको केयर हो सकती है, इसको केयर करो, और इसको ये एहसास मत होने दो कि दैट गाय इज एन एलियन और दैट पर्सन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है बेटा, जस्ट अ डिजीज। ऐसे नहीं लगेगी इसके साथ बात करते टाइम, बातों से नहीं लगती है, हैंडशेक तक से भी नहीं लगती है, किस से भी नहीं लगती है, हग से भी नहीं लगती है। ये ब्लड टू ब्लड कनेक्शन, ये बॉडी के फ्लूइड्स के थ्रू जो कनेक्शन होता है उससे लगती है। तो इस प्रोफिलैक्टिक मेजर्स इन प्रोग्राम्स के साथ साथ सोशल स्टिग्मा भी, उसका भी ख्याल रखा गया है, और इन लोगों के राइट्स का ख्याल रखा गया है। देयर इज अ प्रॉपर देयर आर प्रॉपर गाइडलाइंस रिगार्डिंग दी राइट्स ऑफ दीज पीपल हु आर हिट बाय एड्स। अब ट्रीटमेंट इसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा फलानी है फलानी चीज है, बस वो ऐसे है कि लग गया तुक्का, एंटीवायरल की कंपोजिशन कॉम्बिनेशन है, वो एंटीवायरल ये एंटीवायरल, लेकिन देयर इज नो प्रॉपर वैक्सीन, देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एड्स येट। अब बनेगा आगे जाके, वो देखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एड्स के रिलेटेड है बेटा। एक और चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो विंडो पीरियड है। क्या पता कोई पूछ ले आपसे, दिमाग में आ रहा है तो बोलूंगा। वैसे अगर मैं एड्स को हम लोग पढ़ेंगे तो 4-5 लेक्चर भी इसके लिए कम है, लेकिन आपको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा। विंडो पीरियड इसमें एक जगह पे आ जाता है, विंडो पीरियड। बेटा इसका विंडो पीरियड जो होता है ना, विंडो पीरियड का मतलब होता है जब ये वायरस जो होता है, इस वायरस के कैप्सिड पे जितने भी एपिटोप्स होंगे बेटा, जब ये एपिटोप्स, ये रिसेप्टर्स जो इस वायरस के अपने हैं, जब ये एक्सपोज हो जाएंगे बॉडी के सेल्स को, WBCs को। ठीक है बेटा, WBCs को जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो उसी टाइम अगले दिन हमें इनकी एंटीबॉडीज, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज मिलेंगी बॉडी में। और हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे बेटा, समझ लेना इस चीज को, हम जल्दी जल्दी टेस्ट करेंगे, एंटीबॉडी का टेस्ट। हम एंटीबॉडीज देखेंगे, मेरे इसमें एंटीबॉडी है ब्लड में एड्स के लिए। अगर HIV के लिए एंटीबॉडीज हो गई होगी ना, तो मैं मान लूंगा मैं HIV पॉजिटिव हूं। वो भी डिटेक्ट करने का तरीका होता है बेटा, उसको ELISA कहते हैं, ELISA टेस्ट, वो लंबा चौड़ा टेस्ट है, उसमें इतनी एंटीबॉडीज का ख्याल रखा जाता है। मगर इस वायरस की एक अलग ही दास्तान है, ये अलग लेवल पे हमारा वायरस। क्या, जब ये एक्सपोज हो जाता है ना WBCs के साथ, अब एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है ना नेक्स्ट डे से, लेकिन ये 20 दिन तक कोई एंटीबॉडी दिखाता ही नहीं ना, ब्लड में कोई एंटीबॉडी बनने देता है 20 दिन तक। और ये जो 20 दिन होते हैं ना इन्फेक्शन के बाद, जिसमें लोग ढूंढते रहते हैं मेमेलिया कुछ एंटीबॉडी नहीं मिलती है, इन 20 दिनों को विंडो पीरियड कहते हैं, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है। मैं रीजन बोल चुका हूं बेटा, इस पीरियड में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नो एंटीबॉडीज इन द बॉडी, नो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, बिकॉज क्यों, मैंने बोला ये अपने एपिटोप्स को कंटिन्यूअसली आधे घंटे के बाद ही चेंज करता है। बनाएगा तो किसके खिलाफ बनाएगा? अब ये वायरस आया, उसने एक एपिटोप लाया, आधे घंटे तक इसको एक्सपोज किया, अब पूरा इम्यून सिस्टम लग गया इस एपिटोप के रिलेटेड एंटीबॉडीज बनाने के लिए, राइट। अब आधे घंटे के बाद इसने एपिटोप चेंज कर दिया, अब दूसरे एपिटोप की टाइप आ गया, अब पूरी बॉडी लगी दूसरे एपिटोप को, ऐसे करके पूरे इम्यून सिस्टम को ब्लफ करता है और वीक करता है, एग्जॉस्ट करता है। अब एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, अब एंटीबॉडीज नहीं बन रही है तो उस पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं, खाली पीरियड। आप कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, कितने भी टेस्ट करेंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा अंदर। इसीलिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा चलता है, ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 20 मंथ। इंसान को पता भी नहीं चलता 20 मंथ तक मेरे अंदर वायरस छुपा हुआ है। समझ आया बेटा? तो ये सारे टेस्ट काम नहीं आते बिकॉज इनका विंडो पीरियड लंबा होता है। कोई ब्लड में इसकी एंटीबॉडी नहीं, जैसे आज बेटा करते हैं ना कि किसी को कोविड होता है बेटा, कोविड होने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है, वो जाता है ना फिर उसके बाद क्या करने के लिए, एंटीबॉडीज का टेस्ट करने के लिए, क्या मेरे इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, वो कहता है हाँ मुझ में अच्छी खासी एंटीबॉडी बनी है। इधर का केस वैसा नहीं है, वहाँ खाली खाली नजर आता है आपको 20-25 दिन, कुछ नहीं बनता, इन्फेक्शन हो चुका है, एंटीबॉडीज नहीं बनती, इसको विंडो पीरियड कहते हैं बिकॉज इसकी एपिटोप्स की वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, एपिटोपिक वेरिएशन उसको कहते हैं। इसका ब्लफ, इम्यूनोलॉजिकल ब्लफ, ये इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को ब्लफ करता है और उस ब्लफ करने के चक्कर में पूरा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है और फिर ये CD4 के साथ अटैच होकर, जो मैकेनिज्म सिखाया, CD4 के साथ अटैचमेंट करके अंदर चला जाता है टी हेल्पर सेल के अंदर। अदरवाइज क्वेश्चन तो अराइज आपके दिमाग में भी हो सकता है बेटा, क्या कि अगर CD4 सेल जो है, CD4 जो है कंप्लीमेंट डिसोसिएशन फैक्टर 4 जो हमारा है, वो टी हेल्पर सेल को गार्ड करता है, वो कैसे इसको अंदर आने देता है, वो मैंने सिखाया कैसे अंदर आने देता है। वही इसको बोलते हैं आ जाओ, अटैच करो अंदर आओ, क्योंकि उसमें हिम्मत खत्म हुई होती है।
ठीक है बेटा। तो CD4 ही रिस्पॉन्सिबल है इसकी अटैचमेंट की और इसको टी सेल के अंदर लाने के लिए। टी सेल इन्फेक्ट, अंदर रेप्लिकेशन, वो बर्स्ट, दूसरी टी सेल इन्फेक्ट, तीसरी टी सेल इन्फेक्ट, चौथी टी सेल इन्फेक्ट, पूरी बॉडी की टी सेल्स इन्फेक्ट। देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टी सेल्स। ठीक है बेटा। तो होप कि आप लोगों को ये डिजीज समझ आई होगी। मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। आएगा तो बोर्ड में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर बोर्ड ने एग्जाम लिया तो बेटा अगर भी इसके बगैर भी कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड होगा, कुछ भी पूछना होगा, एज यू नो वी कंडक्ट लाइव जूम मीटिंग्स फॉर द डाउट सेशंस। आप वहाँ पूछ सकते हो, आप वो डाउट लिख सकते हो या पर्सनली मुझे रीच आउट कर सकते हो, पर्सनली पूछ सकते हो। आई विल क्लियर यू दैट डाउट बेटा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रेस्ट ऑफ द डिजीज के रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू।